हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो कल अपन ने स्टार्ट किया था रीनल सिस्टम के बारे में और उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। रीनली आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने कल स्टार्ट किया था किडनी के बारे में। किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा था। इसमें हमने देखा था किडनी एक पैड ऑर्गन है, रेडिश कलर का होता है और बहुत सारे उसके जो स्ट्रक्चर्स, आपका बीन शेप, उसका शेप जो है बीन शेप होता है। वेट अपन ने देखा था अराउंड 135 टू वेट की बात की थी अपन ने। किडनी का वेट था 135 टू 150 ग्राम। उसके अलावा अपन ने और भी बहुत सारी किडनी के बारे में जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में पूरा स्टडी किया था, जिसके अंदर किडनी का जो मेन जो स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन, उसके अलावा जो पिरामिड्स थे, पिरामिड से आपका रेनल पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, हाइलम, यूरेटर्स, वो सारा अपन ने कल डिस्कस किया था। और उसके अलावा अपन ने किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है उसके बारे में भी कल डिटेल में देखा था। ब्लड सप्लाई में अपन ने देखा था जो टोटल कार्डियक आउटपुट होता है उसका 20 to 25% जो कार्डियक आउटपुट है उसका आपको किसको सप्लाई होता है, रीनल या किडनी को आपका ब्लड सप्लाई होता है। और उसके थ्रू अपन ने देखा था कि किडनी कितना यूरिन फॉर्मेशन करती है। तो अराउंड 120 ml आपका फिल्ट्रेट होता है और 120 ml से एब्जॉर्ब होते होते 99% ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपने लास्ट में देखा था ओनली कितना 1 ml आपका कितना बन रहा था यूरिन पर मिनट आपको देखने को मिल रहा था। तो ये सारा ऑलरेडी अपन ने कल डिस्कस किया था। और वीडियो के कमेंट में अपन ने देखा था, एक कमेंट था कि जो ऑस्मोलिटी है अपने जो किडनी का जो दो पार्ट होते हैं, कल अपन ने जो डिस्कस किया था रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स। ये आपका किडनी जो कल ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था, यहाँ पे अपन ने इसके दो पार्ट किए थे, एक आपका मेडुलरी पार्ट और एक आपका जो दूसरा बाहर वाला कॉर्टेक्स पार्ट था। तो जो ये कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, और ये आपका इनर पार्ट मेडुला। यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर, इंटरस्टिशियली जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड की ऑस्मोलिटी की बात करें अपन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ऑस्मोलिटी ऑफ कॉर्टेक्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, आउटर जो चारों तरफ दिख रहा है आपको, वहां पे इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लूइड की ऑस्मोलिटी होती है वो लगभग रहती है, इसको अपन बोलते हैं आइसोटोनिक टू प्लाज्मा के कंपेयर में। अगर अपन प्लाज्मा से कंपेयर करेंगे तो लगभग दोनों की क्या रहेगी, प्लाज्मा और जो आपका यहाँ पे फ्लूइड रहेगा, दोनों की ऑस्मोलिटी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, आइसोटोनिक रहेगी। और ऑस्मोलिटी की बात करें तो ये ऑस्मोलिटी रहती है अराउंड 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये किसकी है, कॉर्टेक्स पार्ट में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलिटी कितनी रहेगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। नेक्स्ट अपन बात करें मेडुला वाला, तो कल अपन ने देखा था जो आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का ये पार्ट जो अपन ने कल बनाया था इस टाइप से, ये तो लास्ट जो पार्ट, ये जो पार्ट आता है ये किसके अंदर आता है, मेडुला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इस पार्ट से आपका सोडियम क्लोराइड सारा क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब होकर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। तो जब सोडियम और अदर क्लोराइड और जो भी है वो सारे जब इस फ्लूइड जो आपका मेडुला वाले पार्ट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिक्स होंगे तो उसकी वजह से इस फ्लूइड की ऑस्मोलिटी प्लाज्मा के कंपेयर में क्या हो जाएगी, बहुत ही हाई हो जाएगी। तो दूसरा अपन बात करें ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल मेडुला के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी ऑस्मोलिटी, तो ये क्या रहेगा, हाइपर ऑस्मोटिक। इसकी जो ऑस्मोलिटी क्या रहेगी, हाइपर ऑस्मोटिक रहेगा। और इसकी ऑस्मोलिटी रहेगी अराउंड, अपन बात करें तो ऑस्मोलिटी अराउंड इसकी रहेगी 600 टू 1400 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये ऑस्मोलिटी याद रखनी है आपको। ये रीजन क्या है इसका हाइपर होने का, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेडुला वाला पार्ट है एंड आपका जो नेफ्रॉन का एंड जो डीसीटी और ये सारा आ रहा है, तो यहाँ पे सोडियम, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम और जो क्लोराइड है ये रीअब्जॉर्ब होगा और रीअब्जॉर्ब होके किस पे मिक्स हो जाएगा, जो आपका फिल्ट्रेट आया वहां से रीअब्जॉर्ब होगा
और ये रीअब्जॉर्ब होकर किसके अंदर ऐड हो जाएगा, मेडुलरी का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। उसकी वजह से इस फ्लूइड की ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये अपन आगे जब रास सिस्टम देखेंगे तब भी आएगा, वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपर ऑस्मोलिटी, तो वो हम आगे देखेंगे। तो क्या रीजन हो गया मेडुला की ऑस्मोलिटी, मेडुलरी फ्लूइड का ऑस्मोलिटी हाई होने की, ड्यू टू रीअब्जॉर्ब सोडियम एंड क्लोराइड मिक्स इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेडुला। इसकी वजह से इसकी ऑस्मोलिटी क्या रहती है, हाई रहती है। तो ये क्वेश्चन था जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया था उसके लिए। नेक्स्ट आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसके बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने कल बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी वो है आपका, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अपन बोलते हैं नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन की बात करेंगे अपन। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड functional unit of the nephron is the structural and functional unit of the किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या कहलाता है, किडनी का आपका नेफ्रॉन। ब्रेन में जैसे अपन बात करें तो न्यूरॉन, वैसे ही यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपका किडनी का नेफ्रॉन। बात करें इनके नंबर की तो ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था अराउंड ईच किडनी में अगर नेफ्रॉन की बात करें तो 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, 1 to 1.2 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ईच किडनी है 1 मिलियन नेफ्रॉन, और 1 मिलियन यानी दोनों बहुत किडनी की बात करें तो अराउंड ये होता है 2 to 2.5 मिलियन नेफ्रॉन। दोनों पूरी बॉडी के अंदर कितने नेफ्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, 2 to 2.5 मिलियन नेफ्रॉन अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। तो ये तो था इसके बारे में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट और इसके नंबर। अब अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, कैसे होती है एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं और कैसे ये फंक्शन जो है वो अपन देखेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो कल ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था, जो आपका ब्लड लेके आ रहा था वो था ये आपका रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रहा है किडनी की तरफ, और इससे बना था अपना ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जो बॉमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, और फिर ग्लोमेरुलर कप यहाँ बनाएंगे अपन। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है नीचे, इसके जस्ट नीचे ये है आपका बोमन्स कैप्सूल, कप लाइक स्ट्रक्चर या बॉमन कप। फिर ये स्ट्रक्चर आगे जाती है, ये आपका पीसीटी के बाद ये थोड़ा नेरो हो जाता है, और फिर ये आपका लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट, फिर ये लूप ऑफ हेनले कन्वर्ट टर्न होके फिर ऊपर की तरफ ये आपका लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट, फिर ये पार्ट थोड़ा सा वाइड हो जाता है और ये कंटिन्यू रहेगा आगे, इसको अपन बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल, और ये आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्स जो आगे जाके इस तरह से ये आपकी कलेक्टिंग ट्यूब। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स कुछ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये आपका ऊपर हो गया इधर से ये एफरेंट आर्टेरियोल, और इधर से आपका इफरेंट आर्टेरियोल। जो ब्लड है तो आर्टेरियल ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा, और इधर से क्या होगा आपका वीनस ब्लड यहाँ से आउट ड्रेन करके बाहर निकल के आपके वीनस सर्कुलेशन में जो आपका वीनस रिटर्न हो रहा है उसमें जाके मिक्स हो जाएगा। बात करें अपन इस स्ट्रक्चर की यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैपिलरीज है इसके अंदर ये आपका ग्लोमेरुलर कप या बोमन्स कप या ग्लोमेरुलर कप, ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ लूप ऑफ हेनले,
ये आपका DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और इधर आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ये इसके सिंपल से कुछ पार्ट हो गए। इसके बाद आगे अपन बात करें तो जो ये अफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल, ये यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारी माइनर सी कैपिलरीज फॉर्म करते हैं। इस टाइप से बहुत सारी कैपिलरीज होती है, एक बंच ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे रहता है, और इस बंच ऑफ कैपिलरीज को ये आपका ग्लोमेरुलर फॉर्म करेगा यहाँ पे। तो ये आपका ऊपर हो गया कैपिलरीज का बंच, और ये आपका हो गया बोमन्स कप या ग्लोमेरुलर कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कप, जहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला पार्ट अपने देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि नॉर्मली अगर अपन बात करें तो जब भी कहीं पे भी एक वेन और आर्टरी कलेक्ट होती है और कैपिलरीज बनती है, तो इधर से आपका वेन वाला पार्ट है और एक तरफ होता है आपका आर्टरी वाला पार्ट, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कैपिलरीज बनाते हैं। तो ये हो गया आर्टीरियोल, और इधर हो गया आपका वेन्यूल्स, बट और बीच में आपकी कैपिलरीज। बॉडी के हर पार्ट में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बॉडी के दोनों तरफ, इधर भी देखोगे आप तो ये क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल, और इधर भी आप देखोगे तो ये क्या है, इफरेंट आर्टीरियोल। तो दोनों तरफ आर्टीरियोल होने की वजह से अगर यहाँ अपन देखें तो आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू वेन का प्रेशर, इसलिए इधर से फ्लूइड आएगा और प्रेशर कम होने की वजह से इधर लीव कर जाएगा। बट यहाँ दोनों तरफ आर्टरीज होने की वजह से इधर भी प्रेशर हाई रहेगा और इधर भी प्रेशर हाई रहेगा, और वो किसमें हेल्प करेगा, आपका जो भी यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है प्लाज्मा, वो फिल्टर होने में आपको किसमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो पहले चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि किडनी के अंदर एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल में दोनों तरफ जो है वो क्या पाई जाती है, आर्टीरियोल पाया जाता है। उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर कप या बोमन्स कप है या ग्लोमेरुलर जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ प्रेशर क्या रहेगा, थोड़ा नॉर्मल कैपिलरीज के कंपेयर में यहाँ थोड़ा क्या रहेगा, हाई रहेगा। उसके बाद जो ये कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज के बीच में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इस टाइप से कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। इन कैपिलरीज बीच में क्या रहेगा, ऐसे जो स्पेस है यहाँ पे, इस टाइप से कैपिलरीज के यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। और ये जो ब्लू कनेक्टिव टिश्यू मैंने बनाए हैं, ये एक स्पेशल टाइप की सेल्स है जिनको अपन बोलते हैं, इन सेल को अपन बोलते हैं, आपने सुना होगा किडनी के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल होती है वो होती है मेसेंजियल सेल। तो इन सेल्स का नाम क्या है, मेसेंजियल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स। बात करेंगे मेसेंजियल सेल की, तो मेसेंजियल सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला फंक्शन होता है इनका क्या होता है, फेगोसाइटिक फंक्शन। ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। अगर किसी भी टाइप का कोई भी एंटीजन यहाँ पे आता है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है, तो ये उनको फेगोसाइटिक करने के लिए यहाँ पे मेसेंजियल सेल प्रेजेंट है। सेकंड, जो मेसेंजियल सेल होती है ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने आप को, कॉन्ट्रैक्शन दे सकती है। तो जब ये सेल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पे जो कैपिलरीज है वो कैपिलरीज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्शन से फिर आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा फिल्ट्रेशन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट दो फंक्शन याद रखना है मेसेंजियल सेल का, एक फेगोसाइटिक सेल है और दूसरा क्या याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन करती है ये, उसकी वजह से क्या होगा, कैपिलरीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसकी वजह से आपका फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा। अब अपन ने देखा था कि एफरेंट आर्टीरियोल से जो ब्लड आ रहा था, अराउंड टोटल ब्लड जो था उसका 20% अपन ने कल अप्रोक्सीमेट देखा था, 20% आपको मिल रहा था। इस 20% यानी जो टोटल था 1000 ml, उसमें से अपन ने दो पार्ट किए थे, 400 आपका ब्लड सेल्स और 600 ml आपका प्लाज्मा। तो ये 600 ml में से यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा, और इसका 20% अराउंड अपन ने कर लिया था 120 या 100 ml अपन ने अप्रोक्सीमेट लिया था कि 100 ml यहाँ पे क्या हो रहा है, पर मिनट आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल अराउंड 120 ml से अपन ने जो 20% होता है वो 120 ml पर मिनट है, बट कैलकुलेशन के लिए अपन ने कितना लिया था कल, 100 ml पर मिनट अपन इसको रख सकते हैं। यहाँ से जो आपकी ये जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और इधर से जो ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये एफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आएगा
और ये एफरेंट आर्टेरियोल क्या बनाएगा, इस जो आपका लूप ऑफ हेल है इसके चारों तरफ क्या होगा, ऐसे एक जाल बनाएगा, इस तरह से इसके चारों तरफ रहेगा ये मैं इसको पिक में क्लियर करने के लिए यहाँ नहीं बना रहा हूँ। बाकी ये जो एफरेंट आर्टेरियोल आएगा वो किसके ऊपर आएगा, एफरेंट आर्टेरियोल इसके ऊपर इस तरह से लूप बनाएगा और लूप बनाने के बाद ये आगे जाएगा। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा इसमें लूप होने का, कि इसके थ्रू इजिली यहाँ से क्या हो सकता है, ट्यूबुलर, जिसको अपन बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो इस आपका पीसीटी के थ्रू यहाँ इजिली क्या हो जाएगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और उसके साथ में जो ट्यूबुलर सिक्रेशंस वाली फेज है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद जब अपन ने आगे देखा था कि जो ब्लड आ रहा था 100 ml वो अराउंड 80% यहाँ एब्जॉर्ब हो गया और रिमेनिंग कितना पहुंचा था यहाँ पे 20 ml। 20 ml में से डीसीटी पार्ट में से अराउंड 15% और आपने क्या कर लिया था, रीएब्जॉर्ब यहाँ पे 15 ml और कर लिया था, तो बचा कितना था यहाँ पे 5 ml। और 5 ml के ऊपर तो हार्मोन अपन ने कल डिस्कस किए थे, एल्डोस्टेरोन और एक एडीएच, जब अपन रास सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे और उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो और क्या करते हैं, इसको कम करके यहाँ पे एट लास्ट आपको कितना मिलता है, यूरिन आउटपुट 1 ml पर मिनट। इस स्ट्रक्चर्स के अंदर एक और चीज अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की जो पूरा जो कैपिलरीज है उन पे एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो ऊपर वाली कैपिलरीज है यहाँ की, ये इस टाइप से यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स पाई जाएगी दोनों तरफ। यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होती है ये थोड़ी क्या रहती है, अलग साइड्स अलग रहती है स्ट्रक्चर वाइज, ये थोड़ा ऐसे गुच्छा बना के अलग सी दिखेगी आपको, बाकी सेम है, पर कुछ सेल्स यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल क्रिएट करेगी। इस ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पे फॉर्म होता है। इस ग्रुप ऑफ सेल का एक स्पेसिफिक पर्पस है और स्पेसिफिक नेम है। बात करें इसकी ग्रुप ऑफ सेल की, तो इसको अपन बोलते हैं पॉल्किंसन सेल। पॉल्किंसन सेल, या इनको बोला जाता है बेरो रिसेप्टर। पॉल्किंसन सेल या बेरो रिसेप्टर। बेरो रिसेप्टर की बात करें तो ऐसी रिसेप्टर जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर प्रेशर को मॉनिटर करने का काम करेंगे। तो यहां से जो भी ब्लड अंदर की तरफ फ्लो करेगा, उस ब्लड के अंदर कितना प्रेशर है, कितने प्रेशर से ब्लड आ रहा है, उस प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया यहाँ पे, ये एक स्पेशलाइज सेल है जिनको नाम दिया पॉल्किंसन सेल। और ये सेल क्या करेगी, आपके प्रेशर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहेगी। और साथ में जो ये डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूबुल और जो आपका ये पार्ट है, यहाँ पे भी सेल्स पाई जाती है, स्पेशल टाइप की सेल्स। ये सेल्स भी, यहाँ पे भी सेल पाई जाती है। एपिथेलियल सेल्स पूरे ट्यूब के ऊपर रहेगी ल्यूमन में, इस तरह से। यहाँ पे जो कुछ सेल है, ये सेल क्या होती है, ये भी अपनी स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट बना के ऐसे रखेगी। इस टाइप की कुछ सेल आपको यहाँ पे, एक ग्रुप ऑफ सेल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो जब स्टडी में देखा गया कि जब इन सेल को देखा गया तो इन सेल का कलर बहुत ही ज्यादा डार्क था। एक पूरी जब स्ट्रक्चर देखा तो सारी सेल तो लाइट कलर की थी, पर ये कुछ सेल क्या थी, डार्क कलर में थी। और इन डार्क कलर सेल को, इन सेल को नाम दिया, ये जो सेल है डार्क कलर सेल, इनका नाम है मैक्यूला डेंसा। इनको अपन बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला यानी ये मैक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, और डेंसा यानी डेंस डार्क कलर की होती है, इसलिए इसको अपन ने बोला मैक्यूला डेंसा। ये सेल मैक्यूला डेंसा या इनका अदर नाम है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर का काम है, कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेट यहां से होके इधर पहुंच रहा है, उस फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम का अमाउंट कितना है उसको मॉनिटर करने के लिए कौन सी सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, मैक्यूला डेंसा। तो दो टाइप की सेल याद रखनी है। पहली है पॉल्किंसन सेल जो क्या यहाँ मॉनिटर करेगी, प्रेशर मॉनिटरिंग करेगी, और दूसरी आपकी मैक्यूला डेंसा जो क्या मॉनिटरिंग करेगी, ये तो क्या है, सोडियम मॉनिटरिंग। सोडियम मॉनिटरिंग
और ये सेल क्या करेगी, ऊपर वाली पॉल्किंसन सेल प्रेशर मॉनिटरिंग। तो जब भी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी प्रेशर में चेंजेज आएगा या फिर अगर फिल्ट्रेशन कम हो रहा है और अगर सोडियम का अमाउंट कम आता है, तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको अपन बोलते हैं रास सिस्टम। वो हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे। उसको एक्टिवेट करने में इन दोनों टाइप की सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन दोनों सेल के कॉम्प्लेक्स को एक साथ रखने के लिए एक स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू इसके बीच में प्रेजेंट रहते हैं जो इनको जोड़ के रखते हैं, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स या एपरेटस फॉर्म करते हैं। इन दोनों सेल को मिला के जो एक एपरेटस बनता है, इस एपरेटस को अपन बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। कंबाइंडली पॉल्किसन सेल और मैकुला डेंसा से जो एपरेटस बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, या जिसको अपन बोल सकते हैं जेजी एपरेटस। तो ये एपरेटस को क्या बोलेंगे अपन, जो ये एपरेटस बना है यहाँ पे, इसको अपन बोलेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये हो गया जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। और इसी की वजह से क्या रिलीज होगा आपका रेनिन। बेसिकली रेनिन रिलीज करती है पॉल्किंसन सेल, बट हम याद रखते हैं दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर। और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर की वजह से क्या रिलीज होगा आपका रेनिन रिलीज होगा, और रेनिन आपका जाके आगे एक्ट करेगा, ब्लड में रिलीज होगा और वो आगे जाके बॉडी में अलग रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। वो हम आगे डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। तो ये स्पेशल टाइप की दो सेल आपको याद रखनी है, एक पॉल्किंसन सेल और एक आपकी स्पेशल सेल जो है मैकुला डेंसा। पॉल्किंसन सेल काम करती है बैरोरिसेप्टर का, और मैकुला डेंसा रिसेप्टर काम करता है कीमो रिसेप्टर। ये सोडियम को मॉनिटर करेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर को मॉनिटर करता रहेगा। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप की सेल, ये जो सेल है यहाँ पे, ये क्या हो जाती है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है। ये भी थोड़ी एनलार्ज सेल, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है, इन सेल को अपन बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ सेल को, ये सेल कहलाती है, इस ग्रुप ऑफ सेल को अपन बोलते हैं पी सेल या प्रिंसिपल सेल। ये सेल कौन सी है, प्रिंसिपल सेल। और प्रिंसिपल सेल ही क्या करेगी, आपके सोडियम पोटेशियम को एब्जॉर्ब, और जो सोडियम पोटेशियम एटीफेज पंप है उसको एक्टिवेट करेगी, और उससे आपका क्या होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा और पोटेशियम का क्या होगा, एक्सक्रीशन। तो ये प्रिंसिपल सेल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम मेंटेनेंस। तो इसको हम देखेंगे जब रास सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में, और वहां देखेंगे। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल है, इसको क्या नाम दिया अपन ने, प्रिंसिपल सेल या पी सेल, जो क्या करती है, आपकी सोडियम पोटेशियम के मेंटेनेंस को मेंटेन करके रखती है। और ये जो स्पेशल इधर की जो कुछ सेल होती है, ये सेल एक्ट करती है किसके ऊपर, इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। ये एडीएच जो एपिथेलियल सेल है, ये किसके ऊपर एक्ट करेगी, एडीएच के ऊपर। यहाँ जो एडीएच है वो आपका लास्ट जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट का, वहां पे आके एक्ट करता है, और जो रिमेनिंग वाटर होता है उसको भी क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब करवा लेता है। तो वो एडीएच यहाँ पे आके एक्ट करेगा। तो ये था नेफ्रॉन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में। इसके अंदर अपन ने देखा मेजेंजियल सेल, मैकुला डेंसा, पॉल्किंसन सेल, आपका प्रिंसिपल सेल, और जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। उसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो कैपिलरीज है, इस कैपिलरीज को अपन बोलते हैं, जब ये इसके ऊपर ऐसे राउंड राउंड लूप फॉर्म करेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का क्या काम है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशंस का। जब अपन अभी इसके बाद में देखेंगे, जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उसके ऊपर तो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है वो पूरी तरह से ऐसे ऊपर आपका फॉर्म में पूरी तरह से राउंड से इसके ऊपर लूप बनाएगी।
बट जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, सेकंड टाइप के जो नेफ्रॉन होते हैं, उनमें क्या होगा, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनके ऊपर फॉर्म ना होके वो क्या करेगी, जस्ट इसके सिमिलर यहां से इस टाइप से निकल जाएगी, इसके ऊपर ना जाके इधर से निकलेगी। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा ये सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगा, जो जक्स्टा मेडुलरी जो मेडुलरी नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी, उनके अंदर पेरिट्यूबुलरी कैपिलरीज लूप ऑफ हेलने के ऊपर लूप ऐसे राउंड से ना होके सीधी ऐसे निकलती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। और वाजा रेक्टा किडनी को कुछ ब्लड सप्लाई में भी हेल्प करेगी, वो हम बाद में देखेंगे। तो याद रखना वाजा रेक्टा क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, बट वो इसके ऊपर ऐसे फॉर्म ना होके राउंड शेप ना होके सीधी निकलती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। ये सिर्फ किसमें होगी, जो जक्स्टा मेडुलरी के जो नेफ्रॉन है उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होगी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर्स अबाउट द जो कि आपका नेफ्रॉन है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, क्या डिफरेंस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और क्या डिफरेंस होता है मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। तो देखते हैं। तो यहां तक अपन ने पढ़ा कि ये आपका एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ बंच ऑफ कैपिलरीज, उनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू से बनी सेल्स, मिजेंजियल सेल के दो फंक्शन। पहला आपका ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, और दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जिसकी वजह से कैपिलरीज को कॉन्टैक्ट करेगी, उससे आपका फिल्ट्रेशन होता रहेगा। ये आपका बोमन्स कैप्सूल, ये आपका इससे आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, करेक्टिंग ट्यूब्स, और उसके अलावा पॉल्किंसन सेल, मैक्युला डेंसा, ये आपका इधर स्पेशल टाइप की सेल पी सेल या प्रिंसिपल सेल, और यहाँ पे ये स्पेशल सेल जो एडीएच के ऊपर काम करेगी। और इधर अपन ने देखा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन करवा रही है, और ये आपका वाजा रेक्टा जो मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर सीधा जो निकल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर्स अबाउट द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप के नेफ्रॉन जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अराउंड 80 to 85% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे आपको। नेफ्रॉन जो है दो टाइप के हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बात करें दोनों की, ए आपका कॉर्टिकल, बी आपका जक्स्टा मेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब अपन किडनी की स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, जैसे ये आपका एक किडनी स्ट्रक्चर्स जब अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपन ने दो पार्ट किए थे, इसके अंदर का पार्ट मेडुला और बाहर का पार्ट आपका कोर्टेक्स। तो ऐसे नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन जो क्या रहेंगे, जिनका लूप ऑफ हेलनेस पूरी तरह से किसमें प्रेजेंट हो, कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट हो, इस टाइप से, उस टाइप के नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, सॉरी नॉट लूप ऑफ हेलनेस, जिनका जो मेन ऊपर ग्लोमेरुलर कैप्सूल और बॉमन कप है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टिकल पार्ट में है, वो क्या कहलाता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे भी जब आप इसमें स्ट्रक्चर्स देखो किडनी की, इसके अंदर भी सिमिलर दो पार्ट, बट यहाँ पे जो आपका बॉमन्स कैप्सूल है या जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का बंच जो है वो कहाँ रहेगा, नियर टू दिस टाइप। यहाँ पे आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी कि अगर बॉमन्स कैप्सूल पूरी तरह से या ग्लोमेरुलर जो बन रहा है कैप्सूल वो किसके पास में है, जस्ट नियर टू मेडुला के पास में है, लास्ट एंड पे है कॉर्टेक्स के, और मेडुला के जस्ट पास में है स्टार्टिंग में, तो इसको अपन बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और इसको अपन बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन होते हैं इनका नंबर होता है अराउंड 80 to 85% नंबर में होंगे, और ये जो नेफ्रॉन होंगे ये होंगे अराउंड 15 to 20%। इसके अंदर सोल्ट आपको लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगा, सोल्ट लूप ऑफ हेनले, लेकिन यहां पे क्या रहेगा, लॉन्ग लूप ऑफ
हेनरी। और इसके अंदर आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ वाजा रेक्टा नहीं रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो पेरिट्यूबुलर के यहां से जो कैपिलरीज आएगी, ये जो आपका आया कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इस पर राउंड ना होकर इस तरह से सीधी जाएगी। इस टाइप की कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। लेकिन इसके अंदर जो कैपिलरीज आएगी वो कैपिलरीज क्या होगी, इस टाइप से यहाँ पे फॉर्म करेगी, तो ये क्या कहलाएगी आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ये सिमिलर जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं वाजा रेक्टा। नंबर में ज्यादा होते हैं आपके कोर्टिकल नेफ्रॉन, लेकिन जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन होते हैं आपके अराउंड 15 to 20%। तो ये था नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स क्या है और कितने टाइप के ये होते हैं। आपका अराउंड नंबर में देखें तो अराउंड 2.5 मिलियन दोनों किडनी में होते हैं। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किडनी का आपका, 2 टाइप के हो सकते हैं, और उसका डिटेल में अपन ने स्ट्रक्चर देखा कैसा ये नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किडनी के फंक्शन की। बॉडी के अंदर किडनी के क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शंस की बात करें अपन किडनी में, फंक्शंस ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी के फंक्शंस को अपन अलग अलग पार्ट में देखते हैं। सबसे पहला अपन देखते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन कौन से है, एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीशन का फंक्शन है। किडनी जो है बहुत सारे जो बॉडी के सिस्टम से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट या अदर प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, उनको क्या करने का काम करती है, एक्सक्रीशन काम करना करती है। उसमें अपन बात करेंगे तो सबसे पहला इसके अंदर अपन देखते हैं कि किडनी किनको एक्सक्रीट करती है, मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर अपन देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक वेस्ट वो है यूरिया एंड क्रिएट या क्रिएटिनिन। यूरिया एंड क्रिएटिनिन, यूरिया क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट आउट करने का काम कौन करेगा, आपका किडनी करती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आपको इन दोनों टेस्ट में से एक ही टेस्ट परफॉर्म करना है और किडनी की फंक्शनिंग देखनी है, तो इन दोनों में से कौन सा आप ऑप्शन में से चूज करेंगे। यूरिया क्रिएट में से कौन सा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो किडनी की फंक्शनिंग को सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड अपन मानते हैं किडनी के लिए, तो वो है आपका क्रिएटिनिन, बेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग किडनी फंक्शन। और इसका रीजन होता है, नॉर्मली अपन बात करते हैं तो यूरिया जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है आपका अमीनो एसिड प्रोटीन का। तो कुछ अदर कंडीशंस में भी ये क्या हो सकता है, यूरिया इंक्रीज हो सकता है। जैसे डिहाइड्रेशन वाले कंडीशन में यूरिया बहुत जल्दी डाइल्यूट कंसंट्रेट हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट ली है, अमीनो एसिड ज़्यादा खाया है, तो उसकी वजह से ज़्यादा यूरिया बनेगा और वो भी नंबर इंक्रीज कर सकता है। इसलिए अपन किडनी डैमेज नहीं है तो भी यूरिया इंक्रीज हो सकता है, बट क्रिएटिनिन ऐसा नहीं होगा। क्रिएटिनिन सिर्फ किसके लिए है, किडनी फंक्शन के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया क्रिएट में सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, तो आंसर होगा क्रिएटिनिन। ये तो था मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में। दूसरा और जो चीज है वो है, ये किसको एक्सक्रीट आउट करती है, ड्रग्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी के अंदर जितने भी ड्रग्स अपन यूज करते हैं उनको वापस एक्सक्रीट आउट करना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करने का काम कौन करता है, आपका बहुत सारी मैक्सिमम ड्रग को एक्सक्रीट आउट कौन करता है, किडनी आप एक्सक्रीशन का काम करेगी। उसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको भी कौन एक्सक्रीट आउट करता है, किडनी आपका एक्सक्रीशन का काम करेगी। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, मेटाबॉलिक वेस्ट। लेटर ऑन अपन ने कल देखा था 600 मिली ऑस्मोल पर डे एक नॉर्मल एडल्ट क्या करता है, नॉर्मल एडल्ट जो पर डे मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है नॉर्मल एडल्ट में, उसमें कितना होता है 600 मिली ऑस्मोल पर डे। और 600 को किडनी को एक्सक्रीट आउट करने के लिए मिनिमम वॉल्यूम कितना चाहिए, 500 ml यूरिन आपका मिनिमम अमाउंट में चाहिए होता है 600 मिली ऑस्मोल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। इसलिए
हर पर्सन का मिनिमम यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 500 ml पर डे नेसेसरी है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो ये पहला फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। दूसरा अपन बात करें किडनी का जो दूसरा फंक्शन है वो है रेगुलेटरी फंक्शन। पहला फंक्शन कौन सा हो गया, एक्सक्रीटरी फंक्शन। दूसरा सेकंड फंक्शन है वो है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन रेगुलेशन का काम करती है किडनी बहुत सारे, ये बी आपका सेकंड हो गया। रेगुलेशन के अंदर अपन देखें तो पहला रेगुलेशन होता है वाटर रेगुलेशन। बॉडी के अंदर अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो उसको एक्सक्रीट आउट करना, अगर कम है तो उसको एब्जॉर्ब करना, रीअब्जॉर्ब करना। वाटर रेगुलेशन कौन करवाता है, मेन आपका किडनी। दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेनेंस के लिए। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जैसे आपके यहाँ पे सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम। सोडियम की बात करें अराउंड 135 टू 145, जो सोडियम का जो अमाउंट है उसकी बात करें तो नॉर्मली कितना होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQ पर लीटर। पोटेशियम की बात करें तो अराउंड 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड की बात करें तो अराउंड 97 टू 103 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको अपन एवरेज बोलते हैं अराउंड 100। बाइकार्बोनेट अराउंड 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और कैल्शियम अराउंड 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये लेवल जो है एक फिक्स लेवल जो इलेक्ट्रोलाइट का है, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका किडनी आपका मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो इनको मेंटेन करने का काम कर रहा है। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट काम करता है ये मेंटेनेंस रेगुलेशन के अंदर, वो है एसिड बेस बैलेंस। किडनी क्या करती है, एसिड बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखती है। वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है वैसे, लेकिन इसको हम बाद में और पूरा डिटेल में जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो वहां आगे और डिस्कस करेंगे एसिड बेस बैलेंस को। और थर्ड जो किडनी का मेन फंक्शन है वो है एंडोक्राइन फंक्शन। बी हो गया आपका, फर्स्ट हो गया एक्सक्रीटरी फंक्शन, सेकंड हो गया रेगुलेटरी फंक्शन, और थर्ड हो गया एंडोक्राइन। सी है आपका एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन का मीन्स होता है कि सेल का एक ऐसा ग्रुप जो कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं और वो हार्मोन कोई अदर सेल पे जाके एक्ट करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे भी। किडनी क्या रिलीज करवाती है, एक तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और ये कौन रिलीज करवाता है, किडनी रिलीज करवाती है। कौन रिलीज करता है, इरिथ्रोपोइटिन। तो बात करें इरिथ्रोपोइटिन की तो ये रिलीज करता है एंडोथेलियल सेल ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन जो रिलीज होता है वो होता है आपका रेनिन। रेनिन जो रिलीज करता है पार्किंसंस एरिया, जिसको अपन लिख सकते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। रेनिन जो आपका राज सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। उसके अलावा कुछ और हार्मोन जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन भी किडनी रिलीज कराती है। तो ये किसके फंक्शन हो गए, किडनी के एंडोक्राइन फंक्शन हो गए, जिसमें एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट जो फंक्शन है किडनी का वो है मेन इंपॉर्टेंट, वो है मेटाबॉलिक फंक्शन। और मेटाबॉलिक फंक्शन में जो एक फंक्शन है इसका, फोर्थ फंक्शन मेटाबॉलिक फंक्शन, और वो है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को एक्टिव करने का काम भी कौन करता है, आपका किडनी ही मेंटेन करती है। विटामिन डी को एक्टिव करने का काम भी कौन करेगा, किडनी। तो बात करें विटामिन डी की तो नॉर्मली क्या होता है,
कि जो सनलाइट है, ये आपका सनलाइट से क्या होगा, सनलाइट जब आपकी स्किन के ऊपर स्किन के ऊपर सनलाइट आएगी तो स्किन से क्या रिलीज होगा, एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल, ये कोलीकैल्सिफेरॉल जब ब्लड के अंदर मिक्स होके लीवर के पास पहुंचेगा, कोलीकैल्सिफेरॉल कहां पहुंचेगा, लीवर में पहुंचेगा, तो लीवर क्या करेगा, इसको हाइड्रोलेज करके हाइड्रोक्साइड करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, 25 कोलीकैल्सिफेरॉल। किसमें कन्वर्ट कर दिया, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, नॉट कोलीकैल्सिफेरॉल, हाइड्रोलाइज किया इसलिए इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। और ये 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल भी अभी तक विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं है। अब ये जब ब्लड में मिक्स होके आगे पहुंचेगा तो यहाँ पे ग्लैंड होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या रिलीज करती है, एक पीटीएच, और ये पीटीएच किडनी के अंदर जाएगा और किडनी में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, उसको जाके क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। और उस स्पेशल टाइप के एंजाइम की बात करें तो उसको अपन बोलते हैं अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। किडनी के अंदर क्या आएगा, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। इसको एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है, ये पीटीएच, कहां पे, किडनी के अंदर। और अब ये अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, इस 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल को फिर से हाइड्रोलाइज करेगा और उसकी वजह से क्या बनेगा, 125 दो बार हाइड्रोक्सिलेज हो गया, इसलिए इसको अपन बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। और यही क्या होती है आपकी विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। और ये काम करने का काम कौन कर रहा है, किडनी। हुआ क्या, सनलाइट से स्किन के थ्रू कोलीकैल्सिफेरॉल बना, उसमें लीवर में जाके 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हुआ, एक बार हाइड्रोलाइज हुआ। यहाँ पे पीटीएच हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करती है, वो हार्मोन 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और ये एंजाइम किडनी के थ्रू, किडनी के अंदर हो रहा है सारा प्रोसेस, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल को फिर से हाइड्रोलाइज करेगा और उसकी वजह से डाईहाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होगा 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेट फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो ये था मेटाबॉलिक या एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी का। तो ये बेसिक फंक्शन थे किडनी के, 1 बाय 1 अपन ने देखे 4 फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन, सेकंड अपन ने देखा रेगुलेटरी फंक्शन, थर्ड अपन ने देखा एंडोक्राइन फंक्शन, और फोर्थ अपन ने देखा मेटाबॉलिक फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपन रेनल फिजियोलॉजी या यूरिन फॉर्मेशन के बारे में अपन बात करेंगे। कल अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर में, उसको आप अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें, हम उसको कल डिटेल में वापस डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपना यूरिन फॉर्मेशन, उसके बारे में डिटेल में कल कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।